किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछने पहले। सर वो कल मैंने आपसे क्वेश्चन किए थे ग्रुप में। जी वो अब आप पूछे, वैसे मैं वो पढ़ नहीं सका, तो वो आप अगर क्लियर हैं तो क्लियर क्वेश्चन है तो आप पूछ लें अभी, नहीं तो फिर मैं पढ़ के तो आपको रिप्लाई कर दूँगा। जी क्या कहते हैं, ठीक है। सर यहाँ पे जस्ट जो सेकंड डिफरेंस था लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, जी सर यहाँ पे एक सेकंड सर उसमें कहा है कि द चेंज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन दैट ऑफ x पर यूनिट चेंज इन x becomes progressively smaller as the conditional mean gets closer to zero or mean। सर इसकी समझ नहीं आई, ये मतलब आपका ये किस वही चीज क्वेश्चन है पर ना, मैं इसको पढ़ के ना, अभी आप स्टेटमेंट मैंने देखी नहीं है तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, तो स्टेटमेंट पढ़ के तो मैं ग्रुप में ही इंशाल्लाह अभी आपको इसका रिप्लाई करता हूँ, मैंने क्वेश्चन चलो पढ़ा नहीं। ठीक है, शुक्रिया। जी कोई और क्वेश्चन। चलें जी, फिर आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। पहली क्लास में हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन की थोड़ी बेस बनाई थी, उसकी जो प्रैक्टिकल बैकग्राउंड है, और रिग्रेशन एनालिसिस के साथ जो उसका डिफरेंस था या जो सिमिलैरिटी थी वो हमने शेयर की। तो कल की क्लास में हमने देखा किस तरह से हमारे पास जो डिफरेंसेस भी सामने आ रहे थे, फिर मॉडल के हवाले से बात हो रही थी, तो वो हमने पढ़ा। आज हम बात करें इसका जो इन्फ्रेंशियल बैकग्राउंड है, और इसमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है और कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इस पे हम बात करेंगे। तो कल हमने जनरलाइज लीनियर मॉडल के कंपोनेंट्स देखे थे, और फिर जो रेट ऑफ चेंज है और जो प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करना है, वो हमने 3 टॉपिक्स कवर किए। तो जिस तरह हम कैटेगोरिकल डाटा एनालिसिस में भी प्रोसीड करने जा रहे हैं, तो इससे पहले आपने स्टैटिस्टिकल मेथड के कोर्स में देखा, और बड़ी इम्पोर्टेंट ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इस पे थोड़ा सा हमें इस चीज़ को ज़हन में हमेशा रखना चाहिए कि डिसीजन थ्योरी में इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो जिस तरह आप लोग जानते हैं कि जब हम पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसके बारे में जब इन्फ्रेंस ड्रॉ करना हो, तो फिर हम सारी पॉपुलेशन को तो स्टडी नहीं कर सकते, तो हम फिर उसका स्टडी करते हैं, उसका एक सैम्पल पार्ट लेके, तो फिर हम उसकी बेस पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। 1 मिनट ज़रा वेट कीजिएगा। आपको कुछ सुनाई तो नहीं दिया? नो सर। चलें अच्छा हो गया, वो मेरे भाई आए थे तो उन्होंने अभी जाना था ड्यूटी पे, तो वो मिलने आए थे। अच्छा, अभी जो बात मैं कर रहा था इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, तो बिल्कुल जिस तरह हम क्वांटिटेटिव डेटा में भी हम समझते हैं कि इन्फ्रेंस ड्रॉ करने के लिए हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, और फिर उस स्टडी को कंप्लीट करने के लिए हम टाइम, कॉस्ट और लेबर को बचाते हुए हम सैंपल लेते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेके तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके तो पॉपुलेशन के लिए वैलिड इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लेते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिक्स का सोसाइटी के लिए। तो ये चीज़ें हमें, जो नॉन स्टैटिस्टिशियन है उन्हें हमें बताना चाहिए कि ये विदाउट स्टैटिस्टिक्स पॉसिबल ही नहीं है कि आप लाखों हज़ारों का डेटा है और आप ओनली हंड्रेड्स में डाटा लेके तो उसके बारे में इन्फ्रेंस ड्रॉ करें। तो ये जो क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में जिस तरह टी, जी और एफ वगैरह टेस्ट में हम कर रहे थे,
तो अब यही चीज़ हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा के लिए भी हमें जनरलाइजेशन करना पड़ती है। जैसे अगर मैं फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे हेपेटाइटिस डिजीज़ के लिए काम करना चाह रहा हूँ, तो अगर फैसलाबाद की फॉर एग्जांपल आबादी 5 लाख है और मैं हेपेटाइटिस की बात कर रहा हूँ, तो मैं वो रिस्क फैक्टर अगर मुझे ढूंढना है हेपेटाइटिस के, तो एक तरीका जो कि नॉन स्टेटिस्टिकल अप्रोच है वो ये है कि मैं हर एक इंडिविजुअल से मिलूं और उनसे पूछूं कि आपने रिपोर्ट करवाई है और आपको ये डिजीज़ है या नहीं, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, लेबर कंज्यूमिंग है और कॉस्ट कंज्यूमिंग काम है। तो इस चीज़ को फिर अवॉइड करने के लिए स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करती है कि आप किसी सोसाइटी में से एक रैंडम सैंपल लें और डिस्टेंस से सैंपल लें और उसको बेस बना के फिर आप पूरी पॉपुलेशन के लिए इन्फ्रेंस ड्रॉ करें। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। तो हम कैटेगोरिकल डाटा एनालिसिस में भी यही काम करते हैं। हमेशा याद रखना चाहिए हमें कि कभी भी हम रिसर्च रिपोर्ट थीसिस वगैरह लिख के, तो हमारा मकसद सिर्फ डिग्री लेना नहीं है बल्कि सोसाइटी को सपोर्ट करना है। तो जैसे हमने रफली रैंडमली हमने डेटा लिया 400 का 500 का, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में 400 का सैंपल बड़ा रीजनेबल सैंपल है, मोर देन 300 को रीजनेबली कंसीडर किया जाता है। तो उस सैंपल की बेस पे हम लाखों की पॉपुलेशन के लिए एक वैलिड इन्फ्रेंस ड्रॉ करें, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसको अब हम किस तरह से देखेंगे अपने इस टॉपिक में, तो पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए बात करते हैं और फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल में चूंकि हम ये भी एक और डिफरेंस आज नोट करें, शायद पहले भी मैंने शेयर किया हो, जब हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे जो पैरामीटर एस्टिमेशन है वो लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम कर रहे होते हैं। ठीक है, लीस्ट स्क्वायर के साथ, यानी जो रेजिडुअल सम ऑफ जो डिफरेंस है ऑब्जर्व वैल्यू का और एस्टिमेटेड का, यानी रेजिडुअल्स का, उसका जो स्क्वायर है वो मिनिमम आना चाहिए। तो लीनियर रिग्रेशन में ओएलएस मॉडल में हम पैरामीटर एस्टिमेशन कर रहे होते हैं थ्रू लीस्ट स्क्वायर। तो इधर चूंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारा रिस्पांस क्वांटिटेटिव नहीं है, तो यहाँ पे जो हम पैरामीटर एस्टिमेशन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं थ्रू मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। तो ये एक और डिफरेंस सामने आ गया। बड़ा अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज का ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो क्योंकि हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के थ्रू पैरामीटर एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के लिए लार्ज सैंपल की हमें ज़रूरत होती है। तो so the distribution of parameter estimates is approximately normal। तो फिर जो हमारे पैरामीटर हैं अल्फा बीटा वगैरह, तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन नॉर्मल को अप्रोच करती है। यू नो बेटर कि सैम्पल साइज का बढ़ा देना नॉर्मेलिटी को अचीव करने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी वो नॉर्मल को फॉलो करेगी। A large sample 1 minus alpha 100% confidence interval for beta is, फार्मूला उसी पैटर्न पे आएगा। तो जिस तरह आप पहले देख रहे थे, डिफरेंस ये कि क्वांटिटेटिव डेटा में हम यहाँ लिखते थे एक्स बार, यानी जो पॉपुलेशन मीन के लिए अगर टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसका सैंपल एस्टिमेट हम ले रहे हैं। इधर उसी तरह कॉन्फिडेंस लेवल और यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर, तो सेम वही पैटर्न है। तो अब यहाँ पे जो चेंज आएगी, यहाँ पे बीटा आएगा और बीटा जो है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट है। तो और इधर असिम्प्टोटिक स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमने जो सॉल्व कर रखा है, कंप्यूट कर रखा है। जिस तरह आपको पता है, मैंने शुरू की क्लासेस में कंटिजेंसी टेबल के अंदर 2x2 के टेबल में आपको बताया था कि किस तरह से हम स्टैंडर्ड एरर कंप्यूट करते हैं। कोई स्टूडेंट किसी को याद हो, कोई बताना चाहे स्टैंडर्ड एरर 2x2 कंटिजेंसी टेबल में कैसे कंप्यूट करते हैं? सर आपने हमें बताया था सर odds रेशियो में हम फाइंड आउट करते हैं 1/n11 प्लस 1/n22 प्लस 1/n12 प्लस 1/n21 और होल का स्क्वायर रूट। जी वेरी गुड। तो बिल्कुल ऐसे ही हम चूंकि ऑड्स रेशो की तरफ ही मूव करेंगे, तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्टैंडर्ड एरर हम इसी तरह कंप्यूट करते हैं। तो लेकिन जब हमारे पास कंटिजेंसी टेबल जो है वो मल्टी कैटेगोरिकल हो जाएगा, तो फिर हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से स्टैंडर्ड एरर जनरेट कर लेते हैं और फिर उसको आगे यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ ख्याल रहे कि ये जो अल्फ़ा हम यूज़ कर रहे हैं ये सिग्निफिकेंस लेवल नहीं है,
बल्कि ये इंटरसेप्ट ऑफ द सॉरी ये सिग्निफिकेंस लेवल है, नॉट द इंटरसेप्ट ऑफ द मॉडल। तो ये इंटरसेप्ट को भी तो अल्फा से डिनोट करते हैं, तो ये इंटरसेप्ट नहीं है बल्कि ये सिग्निफिकेंस लेवल है। तो फार्मूला हमने समझ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन को हमने समझ लिया। तो अब एग्जांपल मैं वही ले रहा हूँ जो कल हमने ली थी और मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। एग्जांपल का डेटा हमारे पास नहीं है लेकिन हम थ्योरी वही यूज़ करें। एग्जांपल थी कि जो स्टूडेंट्स का एडमिशन एकेडमिक प्रोग्राम में हो रहा है या नॉन एकेडमिक प्रोग्राम में हो रहा है, तो पीछे इफेक्ट हम दे रहे थे टेस्ट स्कोर का क्या इफेक्ट है। तो टेस्ट स्कोर का इफेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं एडमिशन ग्रांटेड आइदर इन एकेडमिक प्रोग्राम और नॉन एकेडमिक प्रोग्राम। तो ये हम इस एग्जांपल को लेके चल रहे थे। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा, द कोफिशिएंट फॉर मीन अचीवमेंट टेस्ट स्कोर इज। अब आपको पता है कल जो एग्जांपल थी तो उसमें बीटा हैट हमारा यही आ रहा था, स्टैंडर्ड एरर ये आ रहा था। अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को अप्रोच करती है तो हमने 5% अल्फा पे 1.96 टेबल वैल्यू यूज़ की, मल्टीप्लाई किया तो ये दो एंड पॉइंट्स हमारे आ गए कॉन्फिडेंस इंटरवल। और डियर स्टूडेंट ये जो हमारे पास इंटरवल आ रहा है ये लॉग ऑड्स के लिए आ रहा है, लॉग ऑड्स, और जिसको हम लॉजिक भी कहते हैं। तो इसकी इंटरप्रिटेशन तीसरी तरह की बनेगी, यानी एक इंटरप्रिटेशन है बीटा कोएफिशिएंट्स के लिए, एक इंटरप्रिटेशन है लॉग ऑड्स के लिए और एक इंटरप्रिटेशन है ऑड्स के लिए। तो ये जो लॉग ऑड्स है ये तो टोटली मुश्किल है, इसको इंटरप्रेट करना हो तो जाएगा लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी सोसाइटी की। तो हमेशा डॉक्टर सजाद साहब कहा करते हैं और पेपर में भी वो लिखा करते हैं और बिल्कुल ठीक वो कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन जो है वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कॉमन मैन उसको समझ पाए। इंटरप्रिटेशन सोसाइटी के लिए होती है। तो इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैरिटी रखने के लिए फिर हम लॉग ऑड्स की तरफ नहीं जाते बल्कि इसकी एंड लिमिट्स को एक्सपोनेंशिएट हम करते हैं, यानी इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ले जाते हैं। और जिस तरह आप देख रहे हैं तो फिर जो हमारे पास लिमिट्स आती हैं या कॉन्फिडेंस इंटरवल आता है वो ऑड्स रेशो के लिए आता है। तो ये एंड लिमिट्स को हमने ई की पावर में रखा, जिस तरह आप देखते हैं ई की पावर 0.1109, तो ये वैल्यू ई की पावर 0.1629, तो ये वैल्यू। तो ये अब हमारे पास डिजायर्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया फॉर ऑड्स रेशो। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है फॉर ऑड्स रेशो। अब हमने यहाँ से लेना है डिसीजन कि क्या जो हमने पीछे क्वेश्चन बनाया था कि टेस्ट स्कोर की परफॉर्मेंस एडमिशन में अपना कंट्रीब्यूशन रखती है, तो इसको अब हम यहाँ से अगला अपना गोल अचीव करते हैं। तो आफ्टर कंप्यूटेशन अब हम देखेंगे कि हमारी फाइंडिंग्स क्या हैं। तो फाइंडिंग्स ये है कि ये जो हमारे लिमिट्स हैं इसमें हमने टेस्ट करना है कि क्या ऑड्स रेशो की वैल्यू 1, यू नो, अगर ऑड्स रेशो का रिजल्ट 1 आए तो वो इंडिपेंडेंस को शो करता है, यानी वो बताता है कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का कंट्रीब्यूशन मॉडल के अंदर नहीं है। तो हम टेस्ट करेंगे थीटा इज इक्वल टू 1, तो देखें क्या 1 इस इंटरवल में फॉल कर रहे, नहीं फॉल कर रहा। तो हम कहेंगे कि चूँकि पैरामीटर की वैल्यू इंटरवल में फॉल नहीं कर रही, सो वी रिजेक्ट एच नॉट। और एच नॉट रिजेक्ट करने का मतलब है कि कंट्रीब्यूशन है वेरिएबल का, ऐसा नहीं है कि कंट्रीब्यूशन वेरिएबल का नहीं है। तो ये हमारे पास इंटरवल की मदद से हमने टेस्टिंग भी कर ली। अब इसकी इंटरप्रिटेशन बनेगी कि जो कंट्रीब्यूशन है वो 1.1173 टाइम्स से लेकर 1.1770 टाइम्स तक हो सकता है, यानी तकरीबन 12% से लेकर तकरीबन 18% मोर कंट्रीब्यूशन है टेस्ट स्कोर का टुवर्ड्स दी एडमिशन ग्रांटेड और नॉट। तो ये क्वेश्चन, इसकी थ्योरी और इसकी इंटरप्रिटेशन। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं हाइपोथेसिस क्वेश्चन। तो इसमें अब हम टेस्ट करेंगे कि क्या बीटा इक्वल टू 0 है, मतलब क्या वेरिएबल की जो सिग्निफिकेंस है वो नहीं है। बीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब है एक्स इज नॉट रिलेटेड टू रिस्पॉन्स, यानी टेस्ट स्कोर का एडमिशन ग्रांट के हवाले से कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये हम टेस्ट करेंगे। तो अब आपने गौर करना है, ये हम थोड़ा पहले पढ़ चुके थे बट इतना डिटेल से हमने नहीं पढ़ा था। दो बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट हमारे पास आते हैं टेस्टिंग के हवाले से।
ये कंपैरिजन्स हैं जो आपको याद रखना है इन फ्यूचर, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ एग्जाम बट प्रैक्टिकली आपको सोसाइटी में जब आप निकलेंगे और आप बताएंगे हमने कैटेगोरिकल डाटा एनालिसिस पढ़ा है, जो कि मैंने आपको बताया था हर यूनिवर्सिटी में कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल कोर्स है, तो फिर एडवांटेज नज़र आए आपका और आपकी लर्निंग नज़र आए कि आप लोग ये एक्स्ट्रा जानते हैं। तो जब हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में, जब डेटा क्वांटिटेटिव होता था तो वहाँ आपको पता है टी टेस्ट, जी टेस्ट, एफ टेस्ट वगैरह हम यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि डेटा कैटेगोरिकल है तो अब टेस्टिंग हम टोटली स्टडी डिफरेंट होगी, तो अब टेस्टिंग हम उस तरह नहीं करेंगे जिस तरह हम पहले कर रहे थे। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट हम यूज़ करते हैं, वाल टेस्ट और लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो अब थोड़ा वाल टेस्ट को देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो वाल टेस्ट में देखते हैं हम ये फॉर लार्ज सैंपल्स z इज इक्वल टू बीटा हैट ओवर एसिम्प्टोटिक स्टैंडर्ड एरर इज अप्रॉक्सीमेटली normally distributed, standard normally distributed with zero mean and constant variance when h naught beta is equal to 0 is true। तो वाल टेस्ट जो है ये लार्ज सैंपल के लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल को अप्रोच करता है जब हमारे पास हाइपोथेसिस ट्रू हो। और so far one tail test just refer to standard normal distribution। वाल टेस्ट ये जो z स्कोर हम देखते हैं तो ये वाल टेस्ट में कन्वर्ट होगा जब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो इस फ्रैक्शन का जब स्क्वायर लिया तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल से शिफ्ट होके वाल्ड स्टैटिस्टिक बन गया। तो विच इफ द नल इज ट्रू इज अप्रॉक्सीमेटली काई स्क्वायर। तो वाल्ड टेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर को फॉलो करती है विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द एमसीक्यूज क्वेश्चंस और पॉसिबल क्वेश्चंस। तो वाल्ड टेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन काई को फॉलो करती है विद 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये बात याद रखने वाली। तो ये थ्योरी होगी वाल्ड स्टैटिस्टिक के हवाले से। अब इसको कंप्यूट करते हैं इसी एग्जांपल पे। तो हम टेस्ट कर रहे हैं बीटा इज इक्वल टू 0 और बीटा नॉट इक्वल टू 0। तो बीटा इक्वल टू 0 का मतलब है जो एवरेज अचीवमेंट है, यानी जो एवरेज ग्रेड है या एवरेज मार्क्स हैं, इज नॉट रिलेटेड टू वेदर अ स्टूडेंट अटेंड एन एकेडमिक और नॉन एकेडमिक प्रोग्राम। तो ये हम टेस्ट करें कि मार्क्स का इफेक्ट नहीं है वेदर वो स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है एकेडमिक प्रोग्राम में या नॉन एकेडमिक में, मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है, ये हम टेस्ट करें। और अल्टरनेटिव में हम कह रहे हैं कि यस कंट्रीब्यूशन है, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब। तो अब इसे हमने वाल टेस्ट में बीटा हेड की वही वैल्यू जो थी और स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू भी थी, इसको पुट किया, स्क्वायर लिया, तो आंसर आया 106। बहुत बड़ा आंसर है और डिस्ट्रीब्यूशन काई को फॉलो करती है विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डेफिनेटली इसकी पी वैल्यू बहुत स्मॉल आएगी। तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे और हम कहेंगे कि जो एवरेज अचीवमेंट है वो रिलेटेड है वेदर अ स्टूडेंट अटेंड एन एकेडमिक और नॉन एकेडमिक प्रोग्राम। तो इसका रिलेशनशिप है, ये हमने हाइपोथेसिस के जरिए प्रूव कर लिया। तो यहीं से अगर हम इस बात को भी सीखें कि ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पॉजिटिव हुआ कि इसने हमें डिसीजन में हेल्प किया वेदर वी शुड एक्सेप्ट द क्लेम और नॉट। और इधर ही हमें इसका ड्रॉबैक भी नज़र आ रहा है कि जब हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो रिजेक्शन में अब हमें ये नहीं पता कि जब हम कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन है टेस्ट परफॉर्मेंस का टुवर्ड्स एडमिशन ग्रांटेड, तो कितना है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को फिर हम इस गैप को फिल करने के लिए फिर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल में जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने जब ये सॉल्व किया तो हमें वो रेंज भी मिल गई, यानी जो कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन बाकी सारी चीज़ें कंट्रोल करके 12% से लेकर 17% तक एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है एडमिशन ग्रांट के हवाले से टेस्ट परफॉर्मेंस का। तो ये हमने सॉल्व किया। अब दूसरा फार्मूला देखें लाइक्लीहुड रेशो टेस्ट का। तो ये मोर पावरफुल है अल्टरनेटिव टू वाल टेस्ट। ये मैंने आपको रीडिंग असाइनमेंट भी दी थी और इस पे आप लोगों की होपफुली प्रिपरेशन होगी और आपको प्रिपरेशन रखनी चाहिए कि लाइक्लीहुड रेशो टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट में जो कंपैरिजन है वो किस तरह से। ये मोर पावरफुल टेस्ट है और इस टेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी काई स्क्वायर को फॉलो करती है विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम।
तो अब आप लोगों ने क्या करना है, मैंने लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट जिसको डेविएंस का नाम भी दिया था जी स्क्वायर, उसका फार्मूला मैंने आपको दिया हुआ है। तो उस फार्मूले को यूज़ करके ये रिज़ल्ट निकाला गया है 139.08। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी टी वैल्यू बहुत स्मॉल आएगी। सो हम अगेन दोनों टेस्ट स्टेटिस्टिक एक ही डिसीजन दे रहे हैं कि एच नॉट को रिजेक्ट कर दें। थोड़ा रिजल्ट में डिफरेंस आ रहा है, बाल टेस्ट 106 आ रहा है और डेविएंस का रिजल्ट 139.08 आ रहा है। तो ये जब आप डिफरेंस पढ़ेंगे ना दोनों का, तो फिर आप इस क्वेश्चन को भी एड्रेस कर लेंगे जो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। वाई इज द वर्ल्ड स्टेटिस्टिक ओनली दिस while the likelihood ratio is 139 and both have the same degree of freedom and testing the same hypothesis। तो रिजल्ट डिफर क्यों कर रहे हैं? तो ये आपने आपकी ऑनलाइन जब से क्लासेस शुरू हुई हैं तो पहली रीडिंग असाइनमेंट ही को दोबारा आपके सामने ला रहा हूँ कि आपने पढ़ना। तो अब आपने क्या करना है, ये आज के लिए काम हमारा मुकम्मल हुआ। सिंपली हमने इन्फ्रेंस के हवाले से बात करना थी। तो अब आपको चाहिए कि आप एक डाटा सेट पकड़ें, जिस तरह मैं पहले बार बार क्लास में कह रहा हूँ। भले से आप 2x2 कंटिजेंसी टेबल एग्रेस्टी की बुक से चैप्टर 2 में भी एग्जाम्पल मौजूद है, तो वो आप लें, उस पर ऑड्स रेशो निकालें, कॉन्फिडेंस इंटरवल चेक करें, फाइंड करें और टैली करें अपने उस रिजल्ट के साथ जो बुक पे शो हो रहा है। और फिर आप देखें कि इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। ये बात कहने को बहुत दफ़ा रिपीट हो चुकी है, लेकिन हम हमेशा ये मैंने देखा है ऑनेस्टली स्पीकिंग, कैटेगोरिकल डाटा एनालिसिस में इंटरप्रिटेशन करते हुए एक दो इम्पॉर्टेंट वर्ड हम मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से सारी इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो जाती है। और शायद मैंने आपको बताया भी हो, हमारा एक एमफिल का स्टूडेंट था और वो अपना थीसिस प्रेजेंट कर रहा था और डॉक्टर फैसल साहब ने उनसे ऑड्स रेशो की इंटरप्रिटेशन पूछी, लेकिन वो इंटरप्रेट नहीं कर सका। हालांकि उसने एमएससी में भी पढ़ा होगा कैटेगरी और एमफिल में भी पढ़ा होगा, बट वो सारा सही कर रहा था, लेकिन एक आध वर्ड वो मिस कर रहा था, जैसे टाइम्स हो गया, ऑर्स हो गया, या उससे वो सीक्वेंस नहीं बन पा रहा। तो फिर हम क्यों ऐसा नहीं करते? ये आप अपना असाइनमेंट समझ लें, होमवर्क समझ लें। कोई ज़रूरत नहीं है आपको सर्चिंग करने की। आप एग्रेस्टी की बुक ओपन करें, चैप्टर 2 के अंदर दो तीन लाजमी एग्जाम्पल वहाँ मौजूद है। लंग कैंसर की एग्जाम्पल भी है, बिलीफ इन आफ्टर लाइफ की एग्जाम्पल भी है। फिर जब इसके लेवल 2 से ज़्यादा किए हैं तो वो भी एक एग्जाम्पल वहाँ मौजूद है। तो आप उस डेटा को पकड़ के उस पे ऑड्स रेशो, रिलेटिव रिस्क, डिफरेंस और प्रोपोर्शन निकालें, फिर उसी तरह इंटरवल्स निकालें और रिजल्ट मैच करने के बाद बुक बंद करें और आप इंटरप्रिटेशन खुद लिखें और फिर उसको मैच करें कि क्या जैसे मैंने लिखा है तो क्या वो ठीक है अकॉर्डिंग टू द बुक। फिर ऑड्स रेशो और उसकी टेस्टिंग और उसकी इंटरप्रिटेशन दो तीन एग्जांपल पे आप करके उसके सेंटेंस सेट करें आप, ताकि जैसा मर्जी डाटा चेंज हो जाए, वेरिएबल के नाम बदल जाएं, आपकी इंटरप्रिटेशन उसी पैटर्न पे रहे। ये ना हो कि आप फिर ऑल इम्पोर्टेंट वर्ड आप मिस कर दें और आप अपनी सारी इंटरप्रिटेशन को रॉन्ग कर दें। जैसे जो स्टूडेंट एक्सरसाइज को भी देखते हैं तो उन्होंने देखा होगा कि एग्रेस्टी ने चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज में उन्होंने एक क्वेश्चन दिया और वहाँ पे उस ट्रू फॉल्स की फॉर्म में उसने पूछा है कि बताएं ये इंटरप्रिटेशन मैंने ठीक की है। गालमन ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 का। तो वो उसमें दो तरह से इंटरप्रिटेशन लिख के पूछ रहा है कि ये इसमें मिस्टेक क्या है। तो फिर आप भी इसको इम्पोर्टेंट लें और इसको कंसीडर करें और इसको रिवाइज रखें। तो कोई क्वेश्चन है अभी तक लॉजिस्टिक रिग्रेशन के हवाले से, तो मोर देन वेलकम। जी आवाज़ आ रही? सर ये वर्ल्ड और लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट के क्वेश्चन भी वहीं से कर लें, मतलब कोई भी डाटा लेकर उस पर अप्लाई कर लें। जी, लेकिन ख्याल रहे कि डाटा आप वो लें जो मतलब एग्जांपल आप जिसका रिजल्ट आप मैच कर सकें। बस ये ना हो कि आप अपने तौर पे सॉल्व करें और इंटरप्रेट करें और उधर से मैचिंग ना, कम से कम एक दो क्वेश्चन करके अपना कॉन्फिडेंस रेज कर लें, फिर आप जो मर्जी क्वेश्चन पकड़ के तो इंटरप्रिटेशन करते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा ये वाला क्वेश्चन लेना है, ये वाला क्वेश्चन लेना है? क्या कह रहे?
मतलब कौन सा क्वेश्चन लेना, आप कह रहे हैं ना कि वो रिजल्ट मैचिंग होनी चाहिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली, तो आप कोई रिकमेंड कर दें क्वेश्चन। मैंने बताया ना कि चैप्टर 2 के अंदर ऑड्स रेशो और उसकी इंफ्लुएंस का क्वेश्चन मौजूद है और मैंने क्लास में भी करवाया था ना। ओके। तो अब आप कहें कि नहीं ये रेपिटेशन हो रही है, मतलब या बोर हो रहे हैं हम एक ही चीज़ को बार बार, तो ठीक है। लेकिन अगर आप समझते नहीं, अब काफ़ी टाइम हो चुका है मार्च के बाद, अगर आपने सपोज ये चैप्टर 2 को नहीं रिवाइज किया, तो अब आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, टाइम है कि आप एग्जाम्पल को निकालें, सॉल्व करें और इंटरप्रिटेशन आप मैच करें और फिर देखें कि क्या कॉन्सेप्ट आपके पास है। ओके। जी कोई और स्टूडेंट क्वेश्चन? तो जब फैसल साहब ने वहाँ क्वेश्चन किया था, फिर उन्होंने खूब उसको डांटा कि आप एमफिल के स्टूडेंट हैं और डिग्री लेने जा रहे हैं और आपसे और चीज़ों की इंटरप्रिटेशन। तो अगर आपके क्वेश्चन नहीं है तो मैं एक तो एक्सपीरियंसेस और आपसे शेयर करूं। मेरी एक स्टूडेंट ने इसी तरह बाइनरी लॉजिस्टिक पे काम किया, तो गालिबन वो इकरा नाज की स्टूडेंट, तो 2016 की बात है। तो सलीम मुगल साहब ने समनाबाद साइंस कॉलेज में, वो गालिबन अब शायद वो प्रिंसिपल हैं, तो वो आए थे और उन्होंने इससे टेक्निकल क्वेश्चन किए कि ये ऑड्स रेशो से ऑड्स की तरफ कैसे जाना। ये तो हमने तो सिर्फ ऑड्स रेशो पे फोकस किया ना। तो अगर हमारे पास सपोज ऑड्स रेशो है, तो वो आपको पता है पूरा कंटिन्यूंसी टेबल यूज सर करके आपकी आवाज जी जी आवाज़ आ रही, आपकी आ रही है। तो कंटिजेंसी टेबल में हम तो डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऑफ डायगोनल एंट्रीज पे डिवाइड करके ऑड्स रेशो निकाल लेते हैं। तो अगर हम बात सिर्फ ऑड्स की करें एक एक लेवल के लिए, तो वो भी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। फिर अगर आपको कहा जाए कि ये ऑड्स है और इससे प्रोबेबिलिटी निकालें, तो वो भी आपको आना चाहिए। फिर जिस तरह मैंने 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करवाई है, आपको एक पूरा टेबल दे के और उसमें मिसिंग वैल्यूज़ दे दे के, तो उसको भी आप प्रैक्टिस करें। अगर बीटा मिस है और स्टैंडर्ड एरर और वाल टेस्ट दिया गया है, तो वो वाल टेस्ट का फार्मूला यूज़ करके उसको ग्रिप करें। यानी वो जो सारी, इसी तरह अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल मैंने मिस कर दिया है और स्टैंडर्ड एरर और बीटा दे दिया है, तो उसको आप यूज़ करके कॉन्फिडेंस इंटरवल जनरेट करें और देखें कि वो मेरे रिजल्ट ठीक आ रहे हैं। और फिर मैंने गालिबन 3 रिसर्च पेपर भी मैंने आपको ग्रुप में शेयर किए, और उसमें कोरिलेट्स ऑफ इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स का था, डायबिटीज़ का था और एक और था। तो वो रिजल्ट्स निकले पड़े हैं। तो और इंटरप्रिटेशन भी जनरली वहाँ पे हर टेबल के एंड पे की गई है। तो अगर आप कहते हैं कि एग्जाम्पल हमारे पास कम है, तो पहले बुक से 2-3 क्वेश्चन करें, अपनी कॉन्फिडेंस रेज करें, फिर आप रिसर्च आर्टिकल में जाएं और फिर आप इंटरप्रिटेशन करें और देखें कि क्या मैं एक ही पैटर्न पे करूं। तो वो पैटर्न को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो जितना आप सिंसियर होंगे, और डियर स्टूडेंट ये क्रक्स है हमारे इस कोर्स का, कि हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन की कैलकुलेशन, उसके रिजल्ट्स और उसकी इंटरप्रिटेशन पे हमारी ग्रिप हो। तो वेल एंड गुड और बहुत अच्छा होगा। जी कोई और क्वेश्चन? चलें, थैंक यू वेरी मच। आप सबको कमिंग जो ईद की खुशियाँ हैं वो बहुत मुबारक हों। और सियाने और बुजुर्ग लोग कहते हैं, जफ़र है ग्रुप में अभी इस वक्त? जफ़र ने क्लास ज्वाइन की हुई है, तो कहते हैं कि गोश्त जो है वो ज़्यादा खाना चाहिए इन दिनों में, तो टिका के खाएं जी, ठीक है। और हमें भी दुआ में याद जफर का रखें। बेटा तंग कर रहा था, जिसकी वजह से आवाज नहीं आया। अच्छा अच्छा चलें, खुश रहें हमेशा। बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन अगर हुआ पढ़ने के बाद जेन में आया, जिस तरह ये पाकीज़ा और आमना ने कल बड़े अच्छे क्वेश्चन किए थे, तो आप भी ग्रुप में किया करें, ग्रुप आपका भी है और मैं आपका भी टीचर हूँ। तो आप फ्रेंडली माहौल में क्वेश्चन रेज करें, जो छोटे से छोटा क्वेश्चन है। और अगर आप कहते हैं नहीं ग्रुप में कोई देख लेगा, तो आप प्राइवेटली भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी है, इस सोच के साथ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मज़ीद डेवलप हो। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।